हो जाएगा। कंटिन्यूटी का बेसिक्स थोड़ा लिमिट से रिलेटेड है, वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। कंटिन्यूटी का बेसिक्स क्या होता है, ये उसके बारे में बात कर लेते हैं। लिख लो इसमें कंटिन्यूटी में, ये बेसिक्स है इसका। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस if the function is continuous at x equal to a, then the graph of function fx is unbroken at x equal to a. Unbroken at x equal to a, and there are no holes, no gaps और no jump। मतलब उस ग्राफ ने कहीं पर भी जंप नहीं लगाई हो। जंप का मतलब है पहले ग्राफ ऐसे चला, फिर टूट गया, फिर ऊपर से आ गया, और वो ग्राफ जो है कहीं पर टूटा ना हो, कहीं पर उसमें कोई गैप ना हो, और ना ही कहीं पर कोई होल हो। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और इसकी कंडीशन क्या होती है वो भी लिख लेते हैं। इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, इफ एंड ओनली इफ right hand limit equal to left hand limit equal to value of the function at x equal to a। ये हम पीछे कभी पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी के बारे में, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं कि ये कंटिन्यूटी होती क्या है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट हमने पढ़ा हुआ है, कैसे निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट एज टेंडिंग टू 0 यहाँ पर क्या लिख लेंगे, लिमिट एज टेंडिंग टू 0। अगर कोई फंक्शन हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है और x इक्वल टू ए पे हमें चेक करना है, तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को हम एफ ऑफ ए बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाता है। तो ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। और इसके इक्वल में होना चाहिए फाइनाइट क्वांटिटी। अगर ये फाइनाइट क्वांटिटी है तो इसका मतलब है ये इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए। अगर ये तीनों हैं तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, नहीं तो नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है, और उसके बाद वो तीनों के तीनों वो फाइनाइट होने चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन हो रही हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, नहीं तो नहीं है। ये सिर्फ एक क्विक रिकैप था जो हमको पता होना चाहिए था, कंटिन्यूटी हमने नहीं पढ़ी थी, इसलिए क्विक रिकैप है। ये राइट हैंड लिमिट है, एक्स, इसको ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ए के थोड़ा पहले और ए के थोड़ा बाद, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और ये हो गया फाइनाइट क्वांटिटी। तो ये चारों चीज़ें हमको निकालनी है, मतलब ये तीन निकालनी है, और उनको फाइनाइट अगर कर दिया तो फिर इसका मतलब ये हमारा जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और नहीं तो फिर इसको हम बोलेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ये हमारा लिखा हुआ है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और ये उनको डिनोट करने का ये दूसरा तरीका है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है
वो फाइनाइट होना चाहिए। यहाँ ऊपर मैंने नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख देता हूँ। तो ये इसका मतलब है हमें राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों निकालने हैं और ये फाइनाइट होने चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनाइट क्वांटिटी। चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए किस तरीके से, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी अगर हम कर रहे हैं और अगर हमें कंटिन्यूटी नहीं आइडिया है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर और इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, फिर डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करते हैं। हमको ये चेक करना है, एक फंक्शन है चेक कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए कि इस तरीके का हमने 11th में किया हुआ था। f(x) की वैल्यू 2 माइनस एक्स है और ये 2 प्लस एक्स है, x लेस देन 2 और ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पर चेक करना है। करो, चेक करो और बताओ कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। एक ये क्वेश्चन है और एक दूसरा एक और लिख लेते हैं, फिर इनके बारे में बात करते हैं। x माइनस 4 5x माइनस 24, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 लेस देन 5 और एट x इक्वल टू 5 पे हमको चेक करना है। करो, इसको चेक करो और बताओ। है आंसर किसी का? कैरिन, फर्स्ट नॉट कॉन्टिन्यूअस, सेकेंड कॉन्टिन्यूअस। ओके, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। देखो कैसे करेंगे यहाँ पर, हर्ष देखो बता देता हूँ मैं। करते कैसे हैं इसको, जैसे हमने लिख लिया राइट हैंड लिमिट, ये लिख लिया सोल्यूशन फर्स्ट के लिए कर रहा है। राइट हैंड लिमिट निकाला, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच। 2 प्लस एच के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 2 माइनस एक्स की जगह पे 2 प्लस एच, तो 2 माइनस 2 प्लस एच करेंगे तो 2 2 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एच, और एच की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। तो ये जब 2 माइनस एच निकालेंगे तो अगर हमने x राइट हैंड लिमिट के लिए, अच्छा यहाँ पर राइट हैंड लिमिट जब ले रहे थे
तो x ग्रेटर देन 2 के लिए ले रहे थे ना, तो फंक्शन हमारा x की वैल्यू यहाँ 2 से बड़े के लिए ले रहे थे, तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, फंक्शन 2 प्लस एक्स है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस एच। ओके, ये यहाँ पे थोड़ी सी वो हो गई मिस्टेक, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस एच, यानी 2 से बड़े के लिए ले रहे हैं ना, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो 2 से बड़े के लिए तो ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एच, और एच की जगह जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4। उसी तरह 2 माइनस एच के लिए जब लेंगे तो x की वैल्यू 2 से कम के लिए ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, तो 2 माइनस और x की जगह 2 माइनस एच, तो इसको तो अभी सॉल्व किया था 0 आ गया। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर f ऑफ 2 पे निकालेंगे तो 2 के लिए ये वाला फंक्शन है x इक्वल टू 2 के लिए, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों जो है वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, और अगर तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये इक्वल टू क्या आ रहा है, राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आ रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा है, देन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब समझ में आ गई ना बात हर्ष, कि हम लोग कंटिन्यूटी ऐसे चेक करते हैं क्योंकि हमने 11th में इस तरीके का किया हुआ है। बात क्लियर है? हाँ सर। इसी तरीके से सेकेंड वाला। और देखो, अगर जब हमारा बात सब्जेक्टिव की नहीं ऑब्जेक्टिव की जब बात होगी ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट ही x की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो। जैसे यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये तो सब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ मैं। 2 माइनस 2 पुट करोगे तो 0 मिल जाएगा, ये देखो 0 मिल गया। 2 प्लस 2 पुट करोगे तो कितना मिल जाएगा 4। तो ये सब तो सब्जेक्टिव में हम नौटंकी करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए तो डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे सेकंड वाले को देख के डायरेक्ट बताओ कि राइट हैंड लिमिट क्या आने वाली है। अगर हम सेकंड की बात करें तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी हमारी, यहाँ पर x की वैल्यू 5 पे चेक करना है, सीधे 5 यहाँ पुट कर दिया राइट के लिए लेफ्ट के लिए, तो राइट हैंड लिमिट क्या आने वाली है, अरे x की जगह 5 रख दिया तो 5 माइनस 4 1 हो गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो x लेस देन 5 के लिए निकाल दिया, तो 5 इंटू एक्स की जगह पे 5 माइनस 24, तो 25 माइनस 24, तो ये आ गया 1। तो ये राइट हैंड लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकलेगा, जिसमें इक्वालिटी दी होगी, तो इक्वालिटी किस में दी हुई है, ये इक्वालिटी दी हुई है ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो इक्वल टू 5 के लिए f ऑफ 5 की वैल्यू फिर निकाल देते हैं, और वो है x माइनस 4, तो x माइनस 4 निकालेंगे तो 5 माइनस 4 और कितना आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो डिफरेंशिबिलिटी जैसा कि हम स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हमने ये हमारा टॉपिक जो है वो डिफरेंशिबिलिटी है, क्योंकि हम कंटिन्यूटी पहले कर चुके हैं। तो डिफरेंशिबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी का थोड़ा आइडिया ले रहे थे कि कंटिन्यूटी क्या होती है और किस तरीके से हम कंटिन्यूटी को पहचानेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं पता होगी तो डिफरेंशिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमने कंटिन्यूटी का थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। ओके, तो अब जरा बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक था डिफरेंशिबिलिटी, तो लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग डिफरेंशिबिलिटी, और इसी के बारे में बात करते हैं। हमारा ये नया टॉपिक है डिफरेंशिबिलिटी। इसको डिफरेंशिबिलिटी भी बोलते हैं और इसको डेरिवेबिलिटी भी बोलते हैं। इसका कंटिन्यूटी से बहुत खास रिलेशन है, तभी हमको कंटिन्यूटी के बारे में बताना पड़ा है। डिफरेंशिबिलिटी के लिए हमको दो तरीके पता होने चाहिए, इसकी दो डेफिनेशन है इसकी। एक तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, तो पहले ही लिख लेते हैं कि डिफरेंशिबिलिटी होती क्या है। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर अभी बताता हूँ क्या है ये डिफरेंशिबिलिटी। तो पहले लिख लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग
जो हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व। लिख लेते हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x इक्वल टू ए। हम कोई भी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स हमको गिवन होगा और हम उसमें x इक्वल टू ए पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लिया कर्व हमको ये गिवन है तो इस पे हम ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन हमने 11 में भी पढ़ी हुई है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन होती है। तो ये जो m है यही क्या होता है, ये जो m है इसको क्या बोलते हैं, ये स्लोप होता है। तो वही हमें यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x इक्वल टू ए। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी यही है कि हम x इक्वल टू ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या वो उसमें एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि वो डिफरेंशिबल है। अगर टेंजेंट ही नहीं ड्रॉ कर पाए तो फिर तो बात ही नहीं, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि डिफरेंशिबिलिटी का मतलब यही है कि वहाँ पर एक कर्व ऐसा होना चाहिए जो स्मूथ होना चाहिए, और स्मूथ कर्व में केवल एक ही टेंजेंट एक पॉइंट पे ड्रॉ होनी चाहिए। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होनी चाहिए। अगर हमारा कोई कर्व इस टाइप का दिया हुआ है तो अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो एक टेंजेंट हमको यहाँ से ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इसी कर्व में एक टेंजेंट ये भी ड्रॉ हो सकती है। तो इसका मतलब दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं। तो अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही तो इसका मतलब ये डिफरेंशिबल नहीं है। डिफरेंशिबल कर्व क्या होता है, जहाँ पर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ करें। यहाँ पर m1 और m2 अलग अलग आ रही हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिबल नहीं है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई डिफरेंशिबिलिटी की मेन कंडीशन बताओ क्या होती है, तो डिफरेंशिबिलिटी का मतलब एक ऐसा कर्व जिसपे किसी एक पॉइंट पे हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ, डिफरेंशिबिलिटी का मतलब क्या है, यूनिक टेंजेंट। ये हम यूनिक टेंजेंट अगर ड्रॉ कर पाए, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया और उनका स्लोप अगर इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिबल होगा। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। फिर इसकी एक दूसरी मीनिंग है फिजिकल मीनिंग, वो भी लिख लेते हैं, फिर अभी आते हैं ज्योमेट्रिकल वाले में अपने। फिजिकल मीनिंग इसकी क्या है वो भी लिख लेते हैं। फिजिकल मीनिंग है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। इसके बारे में और अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है बताओ, कोई बताएगा। फिजिक्स में तुम लोगों ने किया होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जैसे अगर हम कहते हैं कि डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज? सर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, हाँ वेलोसिटी होता है ना, उसको बोलते हैं। और वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो वही है इसमें। तो ये हम इसके बारे में थोड़ा कम करेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में लिख लेते हैं हम थोड़ा सा और, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर लिख लो द डेरिवेटिव, क्योंकि फॉर्मूला इसी से बनने वाला है। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड एज द instantaneous rate of change of y with respect to the change in the independent variable x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। सबको पता है कि y इक्वल टू अगर 2x प्लस 3 गिवन है तो ये जो y होता है इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है।
ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है क्योंकि ये x पे डिपेंड करता है, और ये जो है वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हमें डेरिवेटिव किसी का निकालना है तो डेरिवेटिव का मतलब हो गया, एक कोई छोटा सा हमने पॉइंट h ले लिया, एक छोटी सी डिस्टेंस h ले लिया, और डेरिवेटिव का मतलब हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अगर पहले कोई फंक्शन x था और उसको हमने रिप्लेस करके x प्लस एच कर दिया, तो जो हमारा y था वो y जो था वो fx था, और अब fx जो है वो चेंज होके क्या हो गया, f ऑफ x प्लस एच हो गया। तो जो dy बाई डी एक्स है उसका नाम हो गया f डैश x, और वो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 चेंज इन y। तो y का चेंज क्या होगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। जो डेरिवेटिव होता है वो टेन थीटा ही है, टेन थीटा dy बाई डी एक्स, स्लोप, ये सब एक ही नाम है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज इन y का मतलब f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x, और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x में चेंज जब देखेंगे तो किसका होगा, x प्लस एच से x को माइनस कर रहे हैं, तो x प्लस एच माइनस x करेंगे तो x कट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव का जो हमारा फॉर्मूला है वो बन के क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x और अपॉन में h। तो ये हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो हमने 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल में पढ़ा होगा, सबको याद भी होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था ये। एक मिनट, इसको थोड़ा गड़बड़ हो गया ये है dy बाई डी एक्स, इसी को हम बोलते हैं f डैश x, और ये हमने 11th में पढ़ा था। फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन हमने सब इसी से किए हुए हैं, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब इसका बहुत सारा यूज़ होने वाला है, इसको हम दो तरीके से करेंगे, एक राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे अभी हमने लिमिट्स में देखा और कंटिन्यूटी में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड देखा है, वैसे इसमें भी करेंगे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। इसके पहले एक और इसकी डेफिनीशन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आते हैं इसमें सीधे। इसकी एक डेफिनीशन और है, वो भी वो फॉर्मूला भी हमारे काम का है, क्योंकि अभी हम एक सब टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दो थ्योरम है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला दूसरे तरीके से आएगा, तो वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं अनदर डेफिनीशन, ये सब पुरानी चीज़ें हम सब कर चुके हैं, ये फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। तो अनदर डेफिनीशन ऑफ एफ डैश एक्स या एफ डैश ए, अगर एक्स इक्वल टू ए पे चेक कर रहा है, तो अगर हमें कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है और पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए गिवन है, तो एफ डैश ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर ध्यान से देखें तो ये वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है। देखो यहाँ पे ये हो रहा y2 माइनस y1 और नीचे क्या हो रहा है x2 माइनस x1, क्योंकि अब हमने y इक्वल टू एफ एक्स से एफ ऑफ ए में ले लिया है, तो ये y2 माइनस y1 है और ये x2 माइनस x1 है। तो इस तरीके का ये भी डेरिवेटिव का ही फॉर्मूला है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये भी डेरिवेटिव का ही फॉर्मूला है। तो ये हमारा हो जाएगा अनदर डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब बात करते हैं कि जो हमने डिफरेंशियबिलिटी लिखा हुआ है उसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और उनका फॉर्मूला क्या होता है और इससे कैसे बना हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं अब अगली हेडिंग, राइट एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको भी थोड़ा डिराइव कर लेते हैं किस तरीके से आया हुआ है, क्योंकि फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे कहाँ से आए, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। तो देखो एक हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमें एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, इसका y एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं और x एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन
बल्कि इसको लिख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हम इसकी डेरिवेटिव चेक करने जा रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और x इक्वल टू ए पर हमें पॉइंट दिया, उस पर हमको डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है। तो इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स का, देखते हैं। ये हमने x और y एक्सिस प्लॉट कर लिया है। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया y एक्सिस। अब इस पे हम कोई एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स। ये हमने एक कर्व ड्रॉ कर लिया y इक्वल टू एफ एक्स, और इसी पे हम डिफरेंशिबिलिटी इसकी चेक करेंगे। ये हमारा कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसके हम x इक्वल टू ए पॉइंट पे चेक करेंगे। तो x इक्वल टू ए पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, ये हमारा x इक्वल टू ए पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिया है और इसकी नेमिंग भी कर देते हैं, ये x इक्वल टू ए के लिए है, तो इस a के कोऑर्डिनेट ए कॉमा एफ, हाँ a कॉमा एफ ऑफ ए, क्योंकि x इक्वल टू ए यहाँ पर भी रख देंगे तो ये हो जाएगा a कॉमा एफ ऑफ ए। और h जो डिस्टेंस है वो हमने थोड़ी सी बड़ी ली हुई है ताकि हमारा डायग्राम थोड़ा क्लियर दिखाई दे। तो ये हमने डिस्टेंस थोड़ी बड़ी ली हुई है, और ये हमने पॉइंट यहाँ पर, ये डिस्टेंस h है। x इक्वल टू ए से h डिस्टेंस पीछे लेना है और h ही डिस्टेंस आगे पर एक पॉइंट लेना है x इक्वल टू ए पर। ये हमने एक x इक्वल टू ए पर h डिस्टेंस पीछे और h डिस्टेंस आगे एक एक पॉइंट ले लिया। ये x इक्वल टू ए का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो a है ये। तो अब जरा बताओ इस b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे और c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। इसको c नाम दे देते हैं और इसका नाम रख लेते हैं b। तो c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बोलो। ये डिस्टेंस a माइनस h हो जाएगी ना। अगर हमने पूरी डिस्टेंस a लिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a माइनस h हो जाएगी। तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच। और इस b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक a है और h और ऐड हो गया तो a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच। ये हमारे a b c के कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सीकेंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि a और c बहुत काफ़ी दूर दूर दिख रहे हैं। तो हमने ये a और c में एक ये सीकेंट लाइन ड्रॉ कर दी। एक ये लाइन a से c के लिए और एक ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये एक सीकेंट लाइन है, लेफ्ट साइड में इसी पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक सीकेंट लाइन है, और अभी ये टेंजेंट बन जाएगी। और ये भी एक सीकेंट लाइन है जो दूसरी वाली लाइन है। अब हमें इस a पॉइंट पे हमको डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा। इसको यहाँ से ज्वाइन करा दिया, ये एंगल 90 हो गया, और इसको यहाँ से ज्वाइन करा दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 90 हो गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कुछ ऐसा काम करेंगे कि ये जो C और B पॉइंट है ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये जरा बताओ इस वाले ट्रायंगल में देखो, अगर ए बी सी, इसका नाम रख लेते हैं D और इसका नाम E रख लेते हैं, तो जरा बताओ ए बी सी में क्या हो जाएगा। यहाँ पर इस A के राइट साइड में अगर है, इस A के राइट साइड में, तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालें तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर यहाँ से हम थीटा निकालते हैं तो टेन थीटा ए बी डी, ए बी डी में राइट एंगल ट्रायंगल अगर ले लें तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। अरे भाई देखो ये डिस्टेंस जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है वो है एफ ऑफ ए, तभी तो इसके कोऑर्डिनेट रखे गए। और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये डिस्टेंस कितनी है, एफ ऑफ ए माइनस एच। तो अब जरा बता दो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बी डी। बी डी की लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच में क्या मतलब, हाँ
हाँ, ये एफ ऑफ ए माइनस कर दिया, और ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी की वैल्यू हो जाएगी एच। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ ए ई की वैल्यू क्या होगी, ए ई की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। हाँ, और सी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इस वाले में निकालेंगे तो आएगा बी डी अपॉन, अगर मैं यहाँ पर इसको टेन थीटा बोल दूँ, अगर ये एंगल को थीटा बोल दूँ, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डी अपॉन ए डी। तो बी डी की वैल्यू कितनी गिवन है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब लेकिन चूंकि हम लिमिटिंग केस ले रहे हैं, तो लिमिटिंग केस के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसको बात करें कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, इसको एफ डैश ए प्लस बोलेंगे, तो इसका फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा, जो इसी से डायरेक्ट बना हुआ है। और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करोगे तो वो एफ डैश ए माइनस हो जाएगा, इसके पीछे की तरफ जब हम निकालेंगे यहाँ पर, अभी मैं बताऊंगा कि दोनों थीटा सेम क्यों ले लिए हैं। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, यहाँ पर क्या बनेगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच, यही बनने वाला है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि दोनों सिमेट्रिकल दिखाई दे। तो एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का हमारा ये रिजल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये दोनों थीटा जो है ये दोनों सेम कब लेंगे, अभी तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये बात हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, अज्यूम करना पड़ेगा कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं इस जगह पर, ये जो टेंजेंट मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये टेंजेंट जब हम ड्रॉ करेंगे तो, और ये वाला सी पॉइंट बिल्कुल इसके पास में होगा यहाँ पर, और बी पॉइंट भी बिल्कुल इसके बिल्कुल नेबरहुड। एच का मतलब बहुत छोटा नंबर होता है, टेंडिंग टू ज़ीरो, बहुत छोटा नंबर, तो जो कि बिल्कुल पास पास में होगा। और अगर पास पास में होगा तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है वो, ये एक कर्व जो है वो यहाँ पर स्मूथ हो जाएगा, इस तरीके का कोई कर्व हो जाएगा जिसपे टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो दोनों जो सीकेंट वाली है, यही दोनों जो है वो टेंजेंट बन जाएंगी, कॉमन टेंजेंट बन जाएंगी। तो ये यहाँ पर जो है ये दोनों सेम हो जाएंगे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसीलिए हमसे कहा जाता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिबल फंक्शन डिफरेंशिबल, देन राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ये जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये तो सेम होने ही चाहिए, लेकिन ये फाइनाइट होने चाहिए, यानी कि एफ डैश ए प्लस की वैल्यू जो है वो एफ डैश ए माइनस की इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं और फाइनाइट हैं तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिफरेंशिबल होगा। इसको एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट जैसे बोलते थे, तो एग्जिस्टेंसी ऑफ डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम होंगे। मतलब कि सर जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हाँ, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तभी हम उसकी डिफरेंशिबिलिटी चेक कर पाएंगे, क्योंकि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिबल तो होना ही नहीं है। अभी हम एक थ्योरम भी इस तरीके की अभी प्रूव करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई फंक्शन अगर उस किसी पॉइंट पे हम उस पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाते हैं तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिबल होगा। एक जरूर हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि कहीं पर अगर कोन आ गया, इस टाइप का कहीं कोन आ गया जैसे मैं बना रहा हूँ, या कहीं 60 टर्न आ गए उस कर्व में, तो इसका मतलब उन पॉइंट पे वो फंक्शन कभी डिफरेंशिबल हो ही नहीं सकता। तो डिफरेंशिबिलिटी का मतलब हम समझ सकते हैं कि कोई स्मूथ कर्व होना चाहिए, उसमें कॉर्नर नहीं होने चाहिए, उसमें कोन नहीं बनना चाहिए। कॉर्नर और अगर कोन बनता है तो इसका मतलब है कि वो डिफरेंशिबल नहीं होगा। बात क्लियर है। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो
इक्वल होना चाहिए, जिसके फॉर्मूले ये हमारे सामने यहाँ पर हैं। बस हमें राइट हैंड डेरिवेटिव तो याद ही है, क्योंकि हमें ये डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला हमने 11th में याद किया हुआ है, ये वाला जो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये वाला जो है ये फॉर्मूला जो है, बस इसमें एक्स की जगह पे क्या रख दिया गया, ए रख दिया गया है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव बन गया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, और इसी को देख के ये दूसरा वाला बना है। लेफ्ट हैंड में हम कैसे याद रखेंगे, हम ये याद रखेंगे कि हमने h को रिप्लेस कर दिया, h इज रिप्लेस्ड बाई, किससे रिप्लेस किया h को, माइनस एच से। जहाँ जहाँ फॉर्मूले में h है, देखो जहाँ जहाँ पर h है वहाँ वहाँ पर माइनस एच रख दिया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो इसको लर्न भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, पहला वाला हमें याद ही है राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम इस तरीके से याद कर लेंगे कि h को माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे। तो इसमें डाउट नहीं रहेगा कि एफ ऑफ ए माइनस एच होगा कि एफ ऑफ ए पहले माइनस एच नीचे अपॉन में होगा कि नहीं, हो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। उसके बाद एक थ्योरम और लिख लेते हैं, ये तो एग्जिस्टेंसी ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इसके बारे में चाहे तो यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं जो हमने ये लिखा है, इसी को क्या बोलते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको यहाँ पर लिख लो, इसको एग्जिस्टेंसी ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। जैसे एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट पढ़ा हुआ है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट क्या होता है कि जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल हो तो उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट, और जब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की इक्वल होगा तो उसको हम बोलेंगे एग्जिस्टेंसी ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, और जब हम किसी फंक्शन में यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे तो इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिबल होगा। और बाकी मैथमेटिकली तो हम चेक करेंगे ही, अगर हमें पूछा जाए कि भाई ये होता क्या है, कैसे हम बिना चेक किए निकालें या देख सकें ग्राफ को देख के, तो कोई फंक्शन अगर स्मूथ है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन डिफरेंशिबल होगा। एक थ्योरम लिख लेते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं, कई सारे अभी समझ में आ जाएगी बात, इजी सा काम है, कुछ बड़ा खास काम नहीं है। तो लिख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये कंडीशन बन जाएगी, इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिबल, इफ अ फंक्शन f ऑफ x is differentiable or derivable at x equal to a, then f is continuous at x equal to a। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है तो ये पक्की बात है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। और इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिबल हो। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अगर हमें अगर हमें x इक्वल टू 1 पे या a पे उसकी कंटिन्यूटी सॉरी, अगर हमें किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी दोनों चेक करनी है तो हम सीधे डिफरेंशिबिलिटी चेक कर लेंगे। अगर हमने डिफरेंशिबिलिटी चेक कर ली तो हमें पता चल जाएगा कि वो फंक्शन 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिबल हो। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिबल हो। यहाँ पर लिख लेते हैं मे और मे नॉट बी। डिफरेंशिबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा, और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिबल हो, वो डिफरेंशिबल भी हो सकता है और ये हो सकता है कि वो डिफरेंशिबल ना हो। तो ये डिफरेंशिबिलिटी की एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ही वो डिफरेंशिबल, अगर डिफरेंशिबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि वो डिफरेंशिबल है कि नहीं।
ठीक है, जैसे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करके लिखा है, इसी को जरा डिराइव कर लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू ए देन फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। तो ये कैसे पता चला हमको, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं प्रूफ। हमने लेट कर लिया कि एक फंक्शन है जो डिफरेंशिबल है, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन इज डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू ए। ये x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिबल है। तो हम यहाँ पर एफ डैश ए की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो अगर ये डिफरेंशिबल है तो इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल होंगे और ये फाइनाइट क्वांटिटी होगी, कोई इनकी कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू आई होगी जो फाइनाइट होगी। तो ये तो हमको गिवन है। अब जरा हम क्या करते हैं, यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, क्यों हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव का पता है ना क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो हमने क्या किया, इसका इसी को देख के एक फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर h की कमी है तो हमने क्या किया, h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड कर दिया। अब लिमिट की कमी और है तो लिमिट भी लगा देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये लिमिट यहाँ लगा दिया और लिमिट यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और अपॉन में h और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा h। अब जरा इसको देख के बताओ कि ये जो वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है कि नहीं है। ये ऊपर दिया हुआ है कि ये फाइनाइट क्वांटिटी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो फंक्शन डिफरेंशिबल है। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिबल है तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ये उसका राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो फाइनाइट क्वांटिटी देने वाला है। और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट क्वांटिटी दे रहा है तो इसका मतलब ये तो पूरी फाइनाइट क्वांटिटी हो गई। और जैसे ही हम यहाँ पर लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट, जैसे ही हम यहाँ पे लिमिट लेने वाले हैं h की जगह पे सब जगह 0 पुट करेंगे तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है और फाइनाइट क्वांटिटी में h का मल्टीप्लाई यानी 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a, इसकी वैल्यू 0 आ गई। और अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब इसको RHS में शिफ्ट करा देते हैं। तो ये एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a। इसको देख के हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कंडीशन लिखी हुई है। ये कंडीशन लिखी हुई है राइट हैंड लिमिट है और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। तो यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम दूसरा वाला देखेंगे तो उससे एफ ऑफ ए माइनस एच एफ ऑफ ए की इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो हमने ये चेक किया था कि यहाँ पर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फिर हमको वो चेक करना चाहिए कि वो डिफरेंशिबल है कि नहीं है, उसकी डिफरेंशिबिलिटी चेक करेंगे। हाँ बेटा बोलो। सर तो हमें कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करने के लिए 3 चीजें चेक करनी पड़ेगी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ऊपर लिख दिया मैंने। आज तुम लेट हो गए बेटा। हाँ सर आज लेट था। हाँ देखो ये मैंने लिखा हुआ है, एक्चुअली मैं उन लोग ये यहाँ पर बता दिया था मैंने। कंटिन्यूटी हम पहले कर चुके। कंटिन्यूटी के लिए हमको राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों चेक करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो पहले कोई भी फंक्शन की अगर हमें डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है तो पहले उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ही वो फंक्शन डिफरेंशिबल होगा। ठीक है। ओके सर। हाँ सर। और किसी को कोई डाउट है? हर्ष, कैरिन, दोनों में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर कोई डाउट। चलो तो फिर क्वेश्चंस करते हैं। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन इसके किस टाइप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव।
अब मॉड एक्स का तो बहुत इजी होता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मॉड एक्स तो सबको पता ही होगा कि y इक्वल टू मॉड एक्स जो है वो डिफरेंशिबल है कि नहीं, ज़रा चेक कर लो। चलो, मॉड एक्स इज़ डिफरेंशिबल और नॉट, बताओ इसको। y इक्वल टू मॉड एक्स, कई सारे का तो ग्राफ से ही डायरेक्ट पता चल जाता है। मॉड एक्स कहाँ पर होगा, ये जाएगा और ये जाएगा, यही तो होता है ना मॉड एक्स का ग्राफ। नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये कहाँ पर नॉट डिफरेंशिबल होगा, एट एक्स इक्वल टू 0 पर, बाकी कहीं पर नहीं। सिर्फ x इक्वल टू 0 पर जो होगा ये मॉड फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिबल होगा। तो मॉड x इज नॉट डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर देखो, अगर इसका टेंजेंट का स्लोप निकालोगे तो ये y इक्वल टू एक्स होता है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स इक्वेशन होती है। तो इसका स्लोप कितना आएगा, dy बाई डी एक्स 1 आएगा, और इसका स्लोप कितना आएगा, dy बाई डी एक्स माइनस 1 आएगा। तो इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर हम तुमसे कहें कि बताओ मॉड एक्स जो है वो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिबल नहीं है, तो अगर कोई तुमसे कहे कि बताओ भाई मॉड एक्स माइनस 1 कहाँ पर डिफरेंशिबल नहीं होगा, बताओ। मॉड एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू कहाँ पर, अरे सीधे -1 पर। नहीं, 1 पर सीधे इसको 0 पुट कर दिया करो। जैसे ये मॉड x है ना, तो हमने मॉड x में ये x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से हमको 0 मिल गया। ऐसे ही x माइनस 1 को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, यानी x इक्वल टू 1 पर ये नॉट डिफरेंशिबल, क्योंकि x इक्वल टू 1 यहाँ पर कहीं होगा और ये इस टाइप से इसका ग्राफ शिफ्ट होके आ जाएगा, तो ये 1 पर कॉर्नर बनाएगा, बाकी कहीं पर ये कॉर्नर नहीं बनेगा, बाकी सब जगह डिफरेंशिबल है, सिर्फ x इक्वल टू 1। तो मॉडुलस फंक्शन देखते ही हम डायरेक्ट बता देंगे, उसको 0 इक्वल टू रख के बता देंगे डायरेक्ट कि ये यहाँ पर डिफरेंशिबल नहीं है। बात क्लियर हो रही है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं अब, चलो थोड़े से बड़े ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम कहते हैं मॉड ऑफ एक्स क्यूब का मॉडुलस, अगर इस तरीके से कहा जाए कि एक्स क्यूब का मॉडुलस है, इसको जरा चेक करो कि ये डिफरेंशिबल है कि नहीं। चेक डिफरेंशिबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का मॉडुलस एट एक्स इक्वल टू 0, ये चेक करना है और बताना है कि ये डिफरेंशिबल है कि नहीं है। चेक डिफरेंशिबिलिटी। तो सबसे पहले मॉड, सर ये भी 0, हाँ बोलो, ये भी 0 पर ही होगा, डिफरेंशिबल नहीं होगा। हाँ सर। नहीं, देखो मैं भी चेक कराता हूँ, देखो कैसे नहीं होगा, वो कैसे होगा समझो। यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी हमें पता है ना सबको, मॉड की प्रॉपर्टी ये प्लस एक्स होता है और ये मॉड में क्या हो जाता है, यहाँ माइनस एक्स हो जाता है। ये x ग्रेटर देन 0 पे प्लस एक्स और लेस देन 0 पे माइनस एक्स हो जाता है, ये सबको पता है। तो मॉड एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब हो जाएगा जब एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 होगा, और ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा जब एक्स क्यूब लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स के लिए भी बोल सकते हो कि एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स क्यूब, और एक्स निगेटिव होगा तो माइनस एक्स क्यूब। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करो, ये एफ एक्स है, जरा इसका एफ डैश एक्स निकालो, कितना आएगा एफ डैश एक्स, ये आएगा 3x² जब x पॉजिटिव, और ये आएगा माइनस का 3x² जब x नेगेटिव। डिफरेंशिबिलिटी का मतलब यही है कि डिफरेंशिएट करना है ना, डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो भी वही आएगा, और अगर हम डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट रख देंगे तो भी वही आने वाला है, क्योंकि फॉर्मूले में dy बाई डी एक्स करो या डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो, बात एक ही है। तो अब जरा बताओ राइट हैंड डेरिवेटिव इसका कितना आएगा, ये है, ये राइट देगा जो कि x पॉजिटिव के लिए है, और ये x के 0 के पहले के लिए, ये 0 के बाद के लिए, तो ये 0 का राइट साइड हो जाएगा और ये 0 का लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब 0 से बड़े के लिए, तो 0 से बड़े के लिए फंक्शन 3x² है,
तो अगर फंक्शन 3x² है तो 3 और x की जगह 0 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 0। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जरा Zero. निकाल दो, माइनस का 3x², तो वो क्या आएगी? तो इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो एक फाइनाइट क्वांटिटी आ गई है, अनडिफाइंड नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन इज डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू 0। तो मॉडुलस ऑफ x³ जो है वो डिफरेंशिबल है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब जरा एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू साइन x² होल अपॉन x, और यहाँ पर दिया हुआ है 0। ये x नॉट इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0 पे चेक करना इसकी डिफरेंशिबिलिटी। चेक डिफरेंशिबिलिटी। करो चेक डिफरेंशिबिलिटी एट x इक्वल टू 0। जब ना भी दिया हो तो जो ये पॉइंट यहाँ दिए होते हैं इन्हीं पे हमें चेक करना होता है। बताओ डिफरेंशिबल है कि नहीं है। तो पहले इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी हमको। अभी तो हम कंटिन्यूटी नहीं चेक कर रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए। तो पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो, क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? अगर कॉन्टिन्यूअस है तो फिर डिफरेंशिबिलिटी चेक कर लेंगे। साइन फंक्शन तो ऑलवेज कंटिन्यूस ही होगा ना? हाँ साइन होगा, लेकिन साइन के अपॉन में भी x है। साइन थीटा अपॉन थीटा वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई करके देखना पड़ेगा। वैसे तो ये है ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूटी चेक हो जाएगी ना। राइट हैंड लिमिट में क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस h, यानी साइन h² अपॉन h। अब देखो यहाँ पे साइन है, तुमने बोला ना कि साइन है तो होगा ही। अगर मैं इसको अभी देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। साइन रहेगा तब भी वो नहीं होगा। मान लो अगर यहाँ पे साइन h होता, आशीष, यस सर। जैसे मान लो यहाँ पे साइन h होता, क्वेश्चन यहाँ पे होता है ऐसे, मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा ना ये साइन थीटा अपॉन वन आ जाएगा। तो ये 1 आ जाएगा और ये 0। तो कहाँ फिर ये साइन को देख के हम नहीं बोल सकते ना। बात क्लियर हो रही है बेटा? साइन को देख के हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ हमें चेक करना चाहिए कि अगर जब भी कभी वो डिफरेंशिबिलिटी कह रहा है तो इसका मतलब हमने चेक किया तो साइन h² अपॉन h², ये क्या हो जाएगा? तो हमने पढ़ा है कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन थीटा होता है 1। ये पढ़ा है सबने। तो यहाँ पर हमने क्या किया? h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड कर दिया। तो ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी क्या बन गई अब? 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई? तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई? 0। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन ये h की जगह माइनस h रख रहे हैं ना, x की जगह पर माइनस h, तो माइनस h। अब फिर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई या h का मल्टीप्लाई कर देंगे, या माइनस h का चलो कर देते हैं ताकि ये माइनस h का होल स्क्वायर आ जाए। तो ये बन जाएगा क्या? फिर ये बन जाएगा 1। यहाँ से यहाँ तक ये 1 बन गया, लेकिन h का मल्टीप्लाई है तो 1 इंटू 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 0। और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या गिवन है? 0। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या आ गए? सेम। तो फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये सब इक्वल आ गए। अब इसकी डिफरेंशिबिलिटी हमको और चेक करके बता देनी है कि डिफरेंशिबल है कि नहीं है। तो डिफरेंशिबिलिटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको? राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलो निकाल देते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव।
राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ये ज़ीरो प्लस एच एफ ऑफ एच आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन एच। अब जरा बताओ एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या होगी। तो ये लिखा हुआ है कि ज़ीरो पे तो ये ज़ीरो देता है और नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो यही लेना है बार बार। तो ये क्या हो जाएगा साइन एच स्क्वायर अपॉन एच। एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो गिवन है, ऊपर क्वेश्चन में एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो गिवन है। तो ये क्या बन गया, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आ गई 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन, अच्छा यहाँ पे माइनस एच हो जाएगा। तो अब वैल्यू क्या आने वाली है, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे एच है वहाँ माइनस एच रखना पड़ेगा। तो साइन माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन माइनस एच। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एच स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस एच और ये माइनस एच दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी एच स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल आ गए और दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 1। इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिबल है एट एक्स इक्वल टू 1। फंक्शन इज डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू 0, सॉरी 1 नहीं, 1 तो वैल्यू आई है, ये 0 पर डिफरेंशिबल है। बोलो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। ओके, तो आप जरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसको भी जरा ट्राई करते देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, ये जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीधे उठाया हुआ है, ध्यान से देखो, इसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अब सीधे बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है लिमिट 0 टू एक्स, इंटीग्रेशन में लिमिट 0 टू 1 एक्स है, करली ब्रैकेट में है 5 प्लस मॉडुलस के अंदर 1 माइनस टी, और ये करली ब्रैकेट ओपन कर दिया dt। ये सिंपल ब्रैकेट है x ग्रेटर देन 2 के लिए, और यहाँ पर है 5x प्लस 1, और ये है x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए। अब ये कह रहे हैं टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी एट x इक्वल टू 2। टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी एट x इक्वल टू 2। यह कह सकता है ऑल रियल x, कहीं पर भी चेक करके बताओ। इसकी राइट हैंड लिमिट बतानी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। पहले कंटिन्यूटी चेक करनी है और उसके बाद फिर इसकी डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करें, यहाँ तो x के टर्म में फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर एक नया काम कर दिया इन्होंने, t के टर्म में दे दिया है, और लिमिट 0 टू x दी है, यहाँ पर t के टर्म में दिया हुआ है। तो फिर पहले हमें इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, और इसके लिए डेफिनेट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तुमने फिजिक्स में पढ़ी होगी डेफिनेट की प्रॉपर्टी, उसको थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ कि देखो ये हमने पढ़ा है।
क्या है प्रॉपर्टी, इसको मैं याद दिला देता हूँ। यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। और बहुत इजी सी प्रॉपर्टी, फिजिक्स में पढ़ी होगी सबने, कि अगर हमारे पास कोई लिमिट a टू b तक f ऑफ x dx गिवन है और अगर a से b के बीच में कोई c लाई करता है तो इसको a टू c और c टू b में ब्रेक कर लेते हैं। और नहीं भी पढ़ी तो अभी मैंने बता दिया। ये जैसे मान लिया कोई फंक्शन दिया 1 से 4 तक f ऑफ x दिया हुआ है, तो 1 से 4 के बीच में अगर हमें इंटीजर में इसको ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से 2 में ब्रेक करेंगे, फिर 2 से 3 में ब्रेक करेंगे और फिर 3 से 4 में ब्रेक करेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी का यूज़ हमें इस क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है बच्चों, तो आप जरा देखते हैं, अपने इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं जो ऊपर दिया हुआ है ये वाला पार्ट। इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं और इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं, मॉड हटाने की कोशिश करते हैं। मॉड ऑफ 1 माइनस टी कैसे हटाएंगे यहाँ पर, और लिमिट को जो है कैसे ब्रेक करेंगे। 0 से x तक दिया हुआ है तो 0 से x में कैसे ब्रेक करेंगे और 0 से x के बीच में क्या लेके आएंगे। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई के प्रीवियस ईयर का है, खास ध्यान रखना है इसका हमको। सर 1 आएगा। किसकी वैल्यू, कंटिन्यूटी, ऊपर वाले को सॉल्व करके बनाएगा। नो सर हम जो ब्रेक करेंगे वो सी वाला पार्ट। अच्छा 0 से 1 और 1 से x, ऐसा ये बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ बिल्कुल सही बता रहा, बिल्कुल सही। बताओ कैसे चेक किया, क्योंकि ये मॉड बता रहा है। ये मॉड, हाँ ये मॉड जो है ये खुद बता रहा है। हाँ सर, ये जो मॉड है ये हमको खुद बता रहा है। हम एक बार क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से। 0 टू x है और ये 5 है और प्लस मॉड के अंदर 1 माइनस टी है और करली ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पे ये dt है। ये जो मॉड है, मॉड की प्रॉपर्टी ऐसे हमने पढ़ी हुई है कि मॉड ऑफ 1 माइनस टी की वैल्यू प्लस का 1 माइनस टी होता है या तो माइनस का 1 माइनस टी होगा। प्लस का 1 माइनस टी कब होता है, जब 1 माइनस टी ग्रेटर देन 0 और ये 1 माइनस टी लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको t को उधर भेज दोगे तो 1 ग्रेटर देन t हो जाएगा, यानी ये बन गया t लेस देन 1 और ये क्या बन गया t ग्रेटर देन 1। तो जब t की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो मॉड हटेगा तो प्लस आएगा, और जब t की वैल्यू 1 से कम होगी तो मॉड हटेगा तो माइनस आएगा। 1 के बाद तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, 2 पे 3 पे 4 पे कुछ भी करोगे सब में माइनस आने वाला है। ये बात क्लियर हो रही नहीं, ये कैसे लिख दिया। ये वही मॉड x की प्रॉपर्टी है, प्लस x और माइनस x वाली, जब x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 वही चीज़ लिखा है, बस x की जगह पे 1 माइनस टी लिख दिया है। तो इसका मतलब ये 1 माइनस टी जो है ये हमको बताएगा कि हमें जो लिमिट लेनी है वो कहाँ से कहाँ तक लेनी है, क्योंकि t की वैल्यू 1 से छोटे के लिए ये लेना है और 1 से बड़े के लिए हमेशा यही लेना है, चाहे 1 से बड़ा 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, सब में माइनस लगा के लेना है हमको। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। किस तरीके से ब्रेक किया देखते हैं यहाँ पे। ये मैंने इसको फंक्शन को फिर से एक बार लिख लिया, लिमिट 0 टू x 5 प्लस मॉडुलस ऑफ 1 माइनस टी dt, और ये इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। इसको लिमिट को हमने 0 से 1 में ब्रेक किया, 5 प्लस मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, इसको अगर हमने 0 से 1 लिया है तो 0 से 1 मतलब 1 से छोटा है t, और अगर 1 से छोटे के लिए देखें तो ये ऊपर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी। तो मॉड हटा तो प्लस हो गया, ये 1 माइनस टी डी टी। और 1 से लेके जब x तक, क्योंकि 1 से 2 2 से 3 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सभी के लिए 1 से बड़े के लिए, तो यहाँ मॉड हटेगा तो क्या आएगा 1 माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या आ जाएगा यहाँ पे t माइनस 1, तो यहाँ पर लिख देंगे t माइनस 1 डी टी हो जाएगा। ये बात हजम हो रही है, समझ में आ रही है बात। तो ये 0 अच्छा ये नहीं समझ में आई, 0 से 1 1 से x, 1 से x समझ नहीं आया। हाँ 1 से x इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि देखो हम ये जो यहाँ पर लिमिट लेते हैं ये t की होती है,
तो 1 से x का मतलब है 1 से बड़ा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 से x का मतलब 1 से बड़ा। और ये ऊपर लिखा हुआ है कि 1 से बड़े के लिए जब हम कोई फंक्शन लेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, जब 1 से बड़े फंक्शन के लिए लेंगे तो जो f ऑफ x जो वन माइनस टी है उसकी जगह पे क्या रखना पड़ेगा हमको, ये लिखा हुआ है कि जब T 1 से minus बड़े के लिए लेंगे तो t माइनस 1 रख देंगे, क्योंकि 1 माइनस टी के बाहर माइनस आएगा, मॉड हटेगा तो माइनस आएगा। और देखो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको ऐसे भी याद रखा करो कि अगर मान लो कि 1 से बड़ा, ये तुम्हारे पास 1 माइनस टी दिखा हुआ है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर t की जगह 1 से कोई बड़ा नंबर अगर 1 से सब्सट्रैक्ट करोगे, 1 से बड़ा नंबर, तो वैल्यू निगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? फिर से सुनो, अगर नेगेटिव आएगी। t की वैल्यू 1 से बड़ी हो, 1 से लेके कुछ 2, 3, 4 हो, और अगर 1 से माइनस करोगे तो वैल्यू निगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? वैल्यू नेगेटिव आएगी ना। नेगेटिव आएगी। अगर नेगेटिव आएगी तो यानी 1 से, जब 1 से बड़ा लेंगे तो वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो मॉड हटाओ तो बाहर माइनस लगा दो, ऐसे कर दो। और अगर 1 से छोटा नंबर कोई लोगे, अगर 1 से कोई छोटा नंबर लोगे तो 1 माइनस से 1 से छोटा नंबर 1 से माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो मॉड हटा के उसको प्लस का कर दो, ऐसे समझ लो देसी स्टाइल में। बात क्लियर हो रही है? हमें मॉड डॉट की प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं, हम सीधे समझ रहे हैं कि अगर t की वैल्यू 1 से छोटी है और 1 से माइनस कर रहे हैं तो मॉड हटेगा तो प्लस आएगा, और अगर t की वैल्यू 1 से बड़ी है और 1 से माइनस करने जा रहे हैं तो मॉड हटेगा तो नेगेटिव आएगा, तो बाहर माइनस लगा देते हैं, बात खत्म, सीधी सी बात है। बोलो इसमें कोई डाउट? नहीं सर। तो अब जरा इसको सॉल्व करके जल्दी से बता दो क्या आ रहा है। 6 माइनस टी डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है, और ये 1 से x तक, ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1 4 प्लस टी, इसको इंटीग्रेट करना है ताकि इसका भी आंसर x के टर्म में आ जाए, तो हमारा फंक्शन जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। तो ये 0 से 1 में ज़रा इसको इंटीग्रेट करो, कितना आने वाला है? अगर हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या आएगी वैल्यू? 6 का हो जाएगा 6t माइनस टी का टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2, 1 से x। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। पहले इंटीग्रेट कर दिया मतलब वैल्यू पुट कर दो और सीधे आंसर बताओ इसका क्या आने वाला है। तो 6 रख दिया तो ये हो गया 1 माइनस 0, और माइनस का 1 बाई 2 ले लिया तो टी स्क्वायर हो गया, तो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 के साथ ये टी था तो उसको लिख दिया x माइनस 1, अपर माइनस लोअर करना आता है ना सभी को, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? हाफ के साथ x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करके बता दो क्या वैल्यू आ रही है। सर 1 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर बाई 2। ओके, 6 माइनस 1 बाई 2 प्लस 4x माइनस 4, और ये आ गई हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। तो कितना बताया तुमने? x स्क्वायर बाई 2 आ गया, प्लस 4x आ गया, और प्लस ये 4 और ये 1 1 हाफ हाफ 1 5 हो गया, प्लस 1 आ गया। यही है ना आशीष? यस सर। ओके, तो देखो हमारा जो फंक्शन है वो बन के क्या बन गया? ये जो एफ एक्स फंक्शन था अब जो है हमारा कायदे का फंक्शन बन गया कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस 1 आएगा जब x ग्रेटर देन 2 होगा, और ये तो खैर इजी दिया ही हुआ था 5x प्लस 1 आएगा जब x लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। अब इसके बाद कंटिन्यूटी चेक हो जाएगी कि इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अब तो ये हो जाएगी इजीली, कंटिन्यूटी चेक करना है तो अब हम सीधे ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाते हैं, सब्जेक्टिव वाला काम नहीं करते हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच सीधे लगाओ, x की जगह पे 2 रखो यहाँ पे, और यहाँ पर भी 2 रखो, देखो सीधे आंसर बता दो क्या आ रहा है। सब्जेक्टिव अप्रोच लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधे राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट मतलब 2 से बड़े के लिए, जो कि ये देने वाला है। तो यहाँ पर रखो जरा 2 की वैल्यू, 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना आएगा ये? और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, 5 इंटू 2 प्लस 1, कितना? 11।
यस और सर। एफ ऑफ टू भी जब रखेंगे तो 5 इंटू टू प्लस वन यानी 11 आएगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है हमारा क्या बन गया, ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू टू पर। एक्स इक्वल टू टू पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। सर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऊपर, ओके, तो लिखना रह गया पोल आया था इसमें। डिफरेंसिबिलिटी चेक करो, बाकी लोग तब तक चेक करके बताएं डिफरेंसिबल है कि नहीं है। हो गया बेटा? यस सर। डिफरेंसिबल है। तो डिफरेंसिबिलिटी के लिए दो तरीके बताए, या तो डायरेक्ट डिफरेंस, जब भी अलजेब्रिक फंक्शन दिखे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया करो। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके ही डिफरेंसिबिलिटी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है। हमने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स निकाला, तो कितना आएगा यहाँ पे एफ डैश एक्स, ये आएगा एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 2 प्लस 4, और ये कितना आएगा 5। तो ये बन गया हमारा x प्लस 4, और ये तो 5 है ही है, और ये x ग्रेटर देन 2 और ये लेस देन और इक्वल टू 2, तो है डिफरेंसिबल ये। राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालोगे 2 से बड़े के लिए तो 2 प्लस 4 यानी कि ये वैल्यू 6 आ जाएगी, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 5। तो राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंसिबल एट x इक्वल टू 2। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होगा, लेकिन इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से भी कर लोगे ना, कि करके बताऊं कैसे करेंगे फॉर्मूले से? कि हो जाएगा फॉर्मूले से, यही फॉर्मूला हमें लगाना है। नो सर। हो जाएगा। यस सर। ओके, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, और अब फॉर्मूले से करेंगे। कहीं पर जब हमें ज़रूरत ज़्यादा होगी, जब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, तो फिर हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अपने। कोशिश ये करें कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आंसर जल्दी से निकाल दें। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं फिर। ये हो गया हमारा जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड एल एन एक्स दी हुई है। एफ एक्स की वैल्यू मॉड एल एन एक्स, और कह रहा है एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करना है डिफरेंसिबिलिटी। एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंसिबिलिटी चेक करके बताना है कि डिफरेंसिबल है कि नहीं है।
हो रहा है, डिफरेंशियबिलिटी चेक हो रही है इसकी, कर पा रहे हैं हम। मॉड वाली प्रॉपर्टी लगानी है हमको, बस वही मॉड वाली प्रॉपर्टी कि ln x की वैल्यू प्लस का ln x होगी जब ln x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ln x की वैल्यू माइनस ln x होगी जब ln x क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। तो बस यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, अगर log x जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो x क्या बन जाएगा, अरे e की पावर में चला जाएगा ना, तो e की पावर 0 क्या हो जाता है, log हटता है तो e की पावर में चला जाता है, तो e की पावर 0 का मतलब हो गया 1, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, x लेस देन 1 के लिए। तो बस इसी से हमें चेक कर लेनी है। कॉन्टीन्यूअस तो पक्की बात है, log x का फंक्शन है तो वो कॉन्टीन्यूअस तो होना ही होना है। log x का ग्राफ सबको पता होगा, अभी ग्राफ मेथड से भी इसको कर देता हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा, उससे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये होता है ln x का ग्राफ, और ये 1 पे यहाँ पे कट करता है 1,0 पर। तो देखो log x का ये है, अब इसको अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या बनने वाला है ये, अगर हम इसका ये fx है, अगर इसका हम f डैश x निकालेंगे तो log x का ये 1/x आएगा, और ये क्या आ जाएगा, -1/x। ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये लेस देन 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस का यानी 1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस का 1/1 यानी -1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गए, नॉट इक्वल टू हो गए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है डाउट इसमें? नो सर। इसका सेकंड मेथड क्या होगा, ग्राफ से अगर हम इसको करना चाहें तो डायरेक्ट एक लाइन में ही आ जाएगा, हमें मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। तो मॉड का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा आइडिया इसका भी दे देता हूँ मैं, इससे और इजी होगा, कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हम ग्राफ से डायरेक्ट करेंगे। तो देखो मॉड एक्स का जो ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया जाता है हमको, वो कैसे होता है, पहले हम क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो बिलो एक्स, चूँकि मॉड है तो जो बिलो एक्स एक्सिस पार्ट है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ये वाला पार्ट निगलेक्ट कर देते हैं। ये सारे मॉड में काम करने वाला है, इसीलिए मॉड एक्स का बता रहा हूँ मैं। और फिर ये जो एक्स एक्सिस है इसको प्लेन मिरर मान लेते हैं कि ये प्लेन मिरर है, एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मान लेते हैं, और ये जो निगलेक्टेड पार्ट है इसकी मिरर इमेज ले लेते हैं। तो निगलेक्टेड पार्ट की मिरर इमेज कहाँ पर आ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी, ये वाला जो पार्ट नीचे जा रहा है ये ऐसे ऊपर आ जाएगा, यही वाला पार्ट। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा, ये किसका ग्राफ बन जाता है, मॉड एक्स का। तो मॉड एक्स का ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनता है, जो हमने शेडेड पार्ट किया अपना पर्पल से, तो ये मॉड एक्स बन गया। अब उसी तरीके से अगर हमसे कोई कहते कि y इक्वल टू मॉड ln x का बनाना है, तो ln x का ग्राफ हमें पता है कैसे बनता है, ln x का ग्राफ बनता है इस टाइप से, कुछ जाएगा यहाँ से होते हुए इस टाइप से जाता है, ये ln x है, ऊपर बनाया था मैंने अभी। हमें क्या करना पड़ेगा, जो बिलो एक्स एक्सिस पार्ट है उसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, ये निगलेक्ट कर दो, ये निगलेक्ट पार्ट हो जाएगा। और इसी निगलेक्ट पार्ट की हमें क्या ले लेनी होती है, एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लेनी है। तो जो ये निगलेक्टेड पार्ट यहाँ नीचे आया है ये कहाँ चला जाएगा, ये वाला पार्ट जो निगलेक्टेड पार्ट यहाँ पर है वो कुछ इस टाइप से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से होते हुए ऐसे कुछ चला जाएगा। तो ये जो रेड या जो भी कलर समझ रहे हो तुम, इससे जो आ जाएगा ये वाला पार्ट, ये यहाँ पर क्या बना देगा, एक कोन के टाइप में बन जाएगा इस पॉइंट 1,0 पे, यहाँ पर कोन बन जाएगा, क्योंकि बिल्कुल शार्प टर्न लेगा यहाँ पर। तो अगर शार्प टर्न लेता है तो इसका मतलब यहाँ कोन बन गया। तो ये जो 1,0 है यहाँ पर, इस पॉइंट पे यहाँ पर जो है ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसीलिए हमारा